अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब भाई खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको तीतर के 1 हफ़्ता से ज़्यादा उम्र के बच्चों की खुराक के बारे में बताऊँगा कि इस उम्र के बच्चों को कौन-सी खुराकें दें, जिनसे इनकी ग्रोथ भी अच्छी हो और इनकी अच्छी सेहत भी बरकरार रहे। इससे पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि तीतर के छोटे बच्चों को पहली खुराक कब और कौन-सी देनी चाहिए। मेरे जिन भाइयों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है और ऑल नोटिफ़िकेशन को इनेबल किया हुआ है, वो वीडियो आप लोगों तक पहुँच गई होगी। लेकिन जिन दोस्तों ने वो वीडियो नहीं देखी, इसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपने वो वीडियो ज़रूर देखनी है ताकि आपको इब्तदाई चीज़ों का पता हो और आप मेरी आने वाली वीडियो में बताई गई चीज़ों को समझ सकें। दोस्तों, इब्तदाई खुराकों में हमने ऐसी खुराकों का इस्तेमाल किया जिनसे इनका मैदा और आंतों में आंतों पर ज़्यादा बोझ ना पड़े और इनकी कारकर्दगी जो बेहतर कारकर्दगी है वो बरकरार रहे, इनका हाज़मा ख़राब ना हो, इनको आंतों का मसला ना हो। तो अब वो बच्चे 8 दिन से ज़्यादा की उम्र के हो चुके हैं। अब हमने इनके लिए ऐसी खुराकों का इस्तेमाल करना है जिनसे हड्डियाँ बनाने वाले और गोश्त बनाने वाले मुरक्कबात ज़्यादा से ज़्यादा पाए जाते हों, ताकि इनकी टाँगें लंबी हों, जिससे हमें लगे कि तीतर का कद ऊँचा है और जिस्म की जो दूसरी हड्डियाँ हैं वो भी लंबी हों, जिससे उसकी लंबाई जो लेंथ है वो अच्छी हो सके। और इसके बाद इसके जिस्म की जो दूसरी हड्डियाँ हैं मतलब उनकी लंबाई भी अच्छी हो, गर्दन जैसे या जो भी हड्डियाँ होती हैं साफ ज़ाहिर है उनका अगर साइज़ बड़ा होगा तो तीतर जिसामत में बड़ा नज़र आएगा, अगर टाँगें उसकी लंबी होंगी तो वो ऊँचा नज़र आएगा। और इसी तरह अगर गोश्त हड्डियों पर ज़्यादा होगा तो वो हमें मोटा नज़र आएगा। तो हमने इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इनका ऐसी खुराकों का इंतख़ाब करना है। मेरे बहुत से दोस्त चाहते हैं कि उनका जो तीतर है वो कद में ऊँचा हो, बड़ा हो, उसका साइज़ अच्छा हो, वज़न अच्छा हो। तो इसमें पहली चीज़ तो होती है नस्ल, नस्ल का भी इसमें बड़ा अमल दखल होता है। लेकिन खुराकों से हमने उस चीज़ को बरकरार रखना होता है। यानी अगर तीतर की नस्ल जितनी भी अच्छी है, हम उसको मुतवाज़न खुराकें नहीं देंगे, तो वो तीतर वो इस तरह का नहीं बनेगा। अगर तीतर की नस्ल ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन हम उसको अच्छी खुराकें देंगे और मुतवाज़न खुराकों का इस्तेमाल करेंगे, तो यकीनन उसमें बेहतरी आएगी और वो जो है अपने पेरेंट्स से एक्स्ट्रा हो सकता है अपने खुराकों की वजह से। तो इस चीज़ का हमने ख़्याल रखना है। बाकी अ, कौन-सी खुराक में कौन से मुरक्कबात पाए जाते हैं, इस पर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ और इंशाल्लाह दोबारा भी कोशिश करूँगा क्योंकि वो वीडियो ज़रा पुरानी थी, तो काफ़ी दोस्तों ने नहीं देखी होगी, तो वो कोशिश करूँगा कि उस वीडियो को भी मैं उसी तरह की वीडियो दोबारा अपलोड करूँ, ताकि जो मेरे जो नए दोस्त आए हैं, उन तक वो वीडियो पहुँच सके। तो अगर आप भी चाहते हैं कि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन आप लोगों को मिलता रहे, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल तारिक अंगरा को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगी हुई घंटी के निशान पर क्लिक करके ऑल नोटिफ़िकेशन इनेबल कर दें, क्योंकि मैं इस किस्म की बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो अगर ये चीज़ें आपको अवेलेबल नहीं हैं, तो आप इसके अलावा जो भी खुराकें हैं, जो आप इस्तेमाल कर सकते हो, उसमें देसी बाजरा है। बाजरा 2 किस्म का होता है, एक इंडियन बाजरा कहा जाता है और एक देसी बाजरा कहा जाता है, जो पुराने ज़माने में होता था और उस वक़्त ये ट्यूबवेल वग़ैरह या इस तरह का सिस्टम नहीं था और जो बाहर से इम्पोर्टेड भी थे वो नहीं थे। तो उसका थोड़ा-सा रंग सफ़ेद होता है और वो साइज़ में भी बड़ा होता है। जो इंडियन बाजरा है वो थोड़ा-सा मोटा भी होता है, उसका कलर भी और होता है। लेकिन जो देसी बाजरा है तो उसका दाना भी थोड़ा छोटा होता है और उसका सुर्ख कलर में या इस किस्म का कलर होता है इसका, हल्का जिसको कह लें, तो इस रंग का इसका कलर होता है।
تو باقی کیونکہ یہ چھوٹا بھی ہوتا ہے بچوں کے لیے مفید ہوتا ہے تو اس کو وہ آرام سے کھا سکتے ہیں۔ اس کے بعد سبزہ آپ نے ضرور کریش کر کے دینا ہے، یہ تو بہت ہی ضروری ہے۔ سبزہ تو یوں سمجھیں کہ ہر تیتر کے لیے ضروری ہے، اس کی بہت ہی زیادہ افادیت ہے۔ تو اس کے علاوہ گندم اور مکئی کا دلیا آپ یہ بنا کے یہ بھی آپ اپنے تیتر کے بچوں کو یہ بھی دے سکتے ہو، اور اگر گرمیاں زیادہ ہوں تو اس میں جو کا دلیا ضرور شامل کریں۔ ویسے بھی جو کہ بہت ہی کمال کی چیز ہے جو، تو یہ جو ہے بہت ہی کمال کی چیز ہے اور اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ یہ بھی انشاءاللہ میں کبھی کسی ویڈیو میں یہ ساری خوراکوں کے بارے میں بتاؤں گا کہ ان کی کس جو جنس ہے یا کون سی خوراک میں کون سے مرکبات پائے جاتے ہیں، اس میں کون سے وٹامن پائے جاتے ہیں، یہ بھی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا۔ تو باقی اس کے علاوہ مرغیوں والی فیڈ 14 نمبر جو فیڈ ہے آپ اس کو دے سکتے ہو۔ اگر گرمیاں زیادہ ہیں تو اس کو آپ پانی سے تیار کریں، اس پر بھی ویڈیو موجود ہے۔ اگر گرمیاں نہیں ہیں تو پھر آپ اس کو ویسے کوٹ لیں، اور کوٹ کے نا، کیونکہ یہ موٹی ہوتی ہے تو تیتر کے چھوٹے بچے اس کو نہیں کھا سکتے، تو آپ اسی حساب سے اسی سائز کی جالی لے لیں، تو اس جالی میں سے گزار لیں، اور جو بڑے دانے بچ جاتے ہیں ان کو دوبارہ کوٹ کے پھر دوبارہ جالی میں گزار لیں گے تو وہ ایک خوراک تیار ہو جائے گی۔ یہ بھی اگر آپ لوگ میری ساری ویڈیو دیکھتے ہیں تو میں نے وہ پوری پریکٹیکلی کر کے دکھایا ہوا ہے آپ لوگوں کو، تو اس پر بھی انشاءاللہ ویڈیو میں کوشش کروں گا۔ تو باقی بھی انشاءاللہ میں آنے والے وقتوں میں، چونکہ آج کل تیتر کے بچوں کا مسئلہ آ رہا ہے، تو اس میں ان کی بیماریاں، ان کی خوراکیں، اور ابھی سے ان کی ہم نے کچھ میڈیسن بھی احتیاطاً شروع کرنی ہے، میں وہ بھی اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ تو ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔